नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि राम मंदिर उद्घाटन से पहले अयोध्या में 3 संदिग्धों को पकड़ा गया, पूछताछ में जुटी एटीएस। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि एयर स्ट्राइक के बाद बैकफुट पर आया पाकिस्तान, ईरान से रिश्ते सुधारने के दिए संकेत। तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि अमित शाह का बड़ा बयान, 3 साल में देश नक्सलवाद के खतरे से हो जाएगा मुक्त। चौथी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे 25 जनवरी को बीजेपी आयोजित करेगी नव मतदाता सम्मेलन, पीएम मोदी करेंगे युवा वोटर्स को संबोधित। पांचवी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि अब देश भर में छात्रों को फ्री स्मार्टफोन देगी मोदी सरकार, जल्द नई योजना लाने की तैयारी में केंद्र सरकार। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की 20 बड़ी खबरों को बताएंगे विस्तार से। उससे पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी का करते हैं समर्थन तो वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। राम मंदिर उद्घाटन से पहले अयोध्या में 3 संदिग्धों को पकड़ा गया, पूछताछ में जुटी एटीएस। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इससे लेकर तैयारियां जोरों शोर पर है। इस बीच कर्नाटक में मारे गए सुक्खा, दुनके और अर्शडाला गैंग के 3 संदिग्धों को अयोध्या में पकड़ा गया है। सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश एटीएस ने अयोध्या में दुनके गैंग से जुड़े धर्मवीर और उसके साथी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। यूपी एटीएस के साथ इंटेलिजेंस की एक टीम तीनों संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि धर्मवीर राजस्थान के सिकर का रहने वाला है। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने अर्शडाला को वांटेड घोषित कर रखा है। वहीं भारत सरकार ने उसे आतंकी घोषित किया हुआ है। अयोध्या के कानून एवं व्यवस्था के डीजी ने बताया कि राज्य सरकार एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान में 3 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है। इन संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अयोध्या की सुरक्षा हुई चौक चबंद तो वीडियो कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए जय श्री राम। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। एयर स्ट्राइक के बाद बैकफुट पर आया पाकिस्तान, ईरान से रिश्ते सुधारने के दिए संकेत। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि पाकिस्तान ने कहा कि वह ईरान के साथ संबंधों में तनाव नहीं चाहता, इसलिए इस सप्ताह एक दूसरे की सीमाओं में हुए हमलों में पैदा विवाद को बढ़ाना नहीं चाहता। इस्लामाबाद में शुक्रवार को देश के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के उच्च पदस्थ लोगों की बैठक में स्थिति की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है। बैठक में कहा गया है कि दोनों देशों ने आतंकियों के ठिकानों पर हमले किए, न कि सैन्य अड्डों या नागरिक ठिकानों पर, इसलिए विवाद को लंबा खींचने से बचा जाना चाहिए। कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की इस बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी हिस्सा लिया। इसमें उत्पन्न स्थिति, उसके दूरगामी परिणामों और क्षेत्रीय स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद विवाद को अपनी ओर से न बढ़ाने का निर्णय लिया गया। सूचना मंत्री मुमताज सोलंकी ने बताया कि बैठक में ईरान और पाकिस्तान में हुई घटनाओं के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की गई। उसी में राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखते हुए संयम बरतने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है तो वीडियो कीजिए लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 3 साल में देश नक्सलवाद के खतरे से हो जाएगा मुक्त, सशस्त्र सीमा बल के 60वें स्थापना दिवस में बोले अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि देश अगले 3 वर्षों में नक्सलवाद के खतरे से मुक्त हो जाएगा। अमित शाह ने यहाँ सोलानी बाड़ी में सशस्त्र सीमा बल के 60वें स्थापना दिवस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बीच एसएसबी सीमावर्ती गाँव की संस्कृति, इतिहास, स्थलाकृति और भाषा की सूक्ष्मता से एकीकृत करने और लोगों को एक साथ लाने में एक अद्वितीय भूमिका निभाता है, उन क्षेत्रों में जो देश के बाकी हिस्सों के करीब है। उन्होंने कहा कि सीमाओं की रक्षा करने के अलावा एसएसबी ने अन्य सीएपीएफ के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ और झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्य का पालन किया। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगले 3 वर्षों में देश नक्सलवाद समस्या से 100% मुक्त हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर एक डाक टिकट जारी करने के अलावा 3 बटालियनों को ट्रॉफी के साथ एसएसबी कर्मियों को अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार प्रदान किए। तो अगर आप भी अमित शाह की बात से सहमत हैं तो वीडियो कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 25 जनवरी को बीजेपी आयोजित करेगी नव मतदाता सम्मेलन, पीएम मोदी करेंगे युवा वोटर्स को संबोधित। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में नव मतदाता सम्मेलन करने जा रही है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवा मतदाताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। इस कड़ी में हिमाचल के मंडी जिला के 10 मंडलों में सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यहाँ एलईडी स्क्रीन के जरिए युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनेंगे। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता चंदन पंडित ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 15 जनवरी को इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
जिसमें एक पोर्टल के माध्यम से युवा सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपना पंजीकरण करा रहे हैं। भाजपा युवा भी मंडल और बूथ स्तर पर युवाओं का पंजीकरण कर रहा है। अभी तक हिमाचल प्रदेश के 60,000 युवाओं ने इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाया। भाजपा युवा ने 5 लाख युवाओं का पंजीकरण करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 25 जनवरी को होने वाले इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए भाजपा युवा कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दिया। जिला के हर मंडल में यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। आप भी ऐसा मानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के लिए खास फोकस होगा युवा मतदाता? तो वीडियो कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अब देश भर में छात्राओं को फ्री स्मार्टफोन देगी मोदी सरकार। जल्द नई योजना लाने की तैयारी कर रहा केंद्र। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित स्कूली छात्राओं के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार कोई विशेष योजना ला सकती है। कई राज्य छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन देने की योजना बना रही है। केंद्र भी विचार कर रहा है कि या तो ऐसी योजना को बढ़ावा दे या फिर जरूरतमंद स्कूली छात्राओं को स्मार्टफोन दिए जाने के लिए कोई दूसरी योजना लाई जाए। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 बियॉन्ड बेसिक में भी यह सामने आया है कि 14 से लेकर 18 आयु वर्ग में करीब 90% युवाओं के घर में स्मार्टफोन है और उतने ही युवा इसका प्रयोग करना जानते हैं। लड़कियों की तुलना में दुगने से अधिक लड़कों के पास खुद का स्मार्टफोन है। केंद्र सरकार इस डिजिटल गैप को कम करने गंभीर है। साक्षरता सिर्फ पढ़ने लिखने तक सीमित नहीं है। आज के दौरे में डिजिटल साक्षरता का भी नया चैप्टर जुड़ गया। अब स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप के जरिए छात्र पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। 2000 में जहाँ 73% छात्र स्मार्टफोन का प्रयोग करते थे, तो वहीं 2023 में यह संख्या बढ़कर 9.50% हो गई है। मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि कंप्यूटर का प्रयोग 26% से बढ़कर 85% हो गया और अब 90% युवा इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, जबकि 7 वर्ष पहले यह केवल 28% ही था। आप भी ऐसा मानते हैं कि केंद्र सरकार छात्रों के लिए ला रही है नई योजनाएं? तो वीडियो कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। फिर बनी सरकार तो टॉप 3 में होगा भारत। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में फूंक दिया चुनावी बिगुल। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 राज्यों के 1 दिवसीय दौरे पर है। शुक्रवार को पीएम मोदी ने तीनों राज्यों में कई परियोजनाओं की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने जनता से वादा किया कि जब उनका तीसरा कार्यकाल आएगा तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शुमार हो जाएगा। अपनी इस रैली के संबोधन के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। महाराष्ट्र के सोलापुर में जनता को संबोधित करते पीएम मोदी ने कहा कि हमारी केंद्र सरकार तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्था में होगा। मैंने भारत की जनता को यह गारंटी दी है कि मैं अपने अगले कार्यकाल में भारत को दुनिया के शीर्ष 3 देशों में लाऊंगा। यह मेरी गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार पहले ही से प्रयास कर रही है कि श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए देश में सुशासन और ईमानदारी का राज हो। उन्होंने लोगों से 22 जनवरी को राम ज्योति जलाने का आग्रह करते हुए कहा कि यह उनके जीवन से गरीबी हटाने की प्रेरणा होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मोदी के गारंटी का मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। भगवान राम ने हमें किए गए वादों का सम्मान करना सिखाया और हम गरीबों के कल्याण और उनके सशक्तिकरण के लिए निर्धारित सभी लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के सोलापुर में राज्य में लगभग 2000 करोड़ रुपए की 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में फिर से आएगी मोदी सरकार, तो वीडियो कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का किया उद्घाटन। का खेलों से भ्रष्टाचार को खत्म किया। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने, खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्रदान करने और भारत को वैश्विक खेल पारिस्थितिक तंत्र को केंद्र बनाने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत की और दावा किया कि पिछले संप्रग सरकार के दौरान खेल से संबोधित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप को देखते हुए गत 10 वर्ष में उनकी सरकार ने खेलों में खेल का समाप्त कर दिया है। कई लोग आश्चर्यचकित थे कि 2014 के बाद से भारतीय एथलीटों के प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत ने टोक्यो और पैरा ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जबकि एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों में इतिहास रचा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने सुधार किए, खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया और पूरा खेल परिदृश्य बदल गया। उन्होंने कहा कि खेल प्रतिभा और जुनून में कभी कमी नहीं रही, बल्कि पिछले 10 वर्ष में उन्हें नया आत्मविश्वास मिला है तथा हर कदम पर सरकार का सहयोग मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तमिलनाडु के कई खिलाड़ी खेलों में कमाल कर रहे हैं।
अगर आप प्रधानमंत्री मोदी की बात का करते समर्थन तो वीडियो खींचे लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कई देशों में दिख रही प्राण प्रतिष्ठा की धूम, विदेशों में बसे हिंदू भी देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते कि अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की धूम भारत समेत कई देशों में देखने को मिल रही है। विदेशों में बसे हिंदू भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साक्षी बनना चाहते हैं, जिसके लिए विदेशों में भी खास तैयारी की गई है। भारत में प्राण प्रतिष्ठा के लाइव प्रसारण की व्यवस्था पूरी हो चुकी है। प्रत्येक भारतवासी अपने घर बैठकर भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम देख सकता है। इसके अलावा अमेरिका में बसे हिंदू भी इसे लाइव देखना चाह रहे हैं, जिसके लिए न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में इसका लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम की 51 इंच की मूर्ति इस कार्यक्रम को पूरे भारत में लाइव प्रसारण किया जाएगा। साथ ही विदेशों में रहने वाले हिंदू भी यूट्यूब चैनल दूरदर्शन नेशनल पर लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार 22 जनवरी को सुबह 6:30 बजे शुरू हो जाएगी और पूरे दिन 3 अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान किए जाएंगे। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय समय और अमेरिका के समय में काफी अंतर है, तो ऐसे में वहाँ पर प्रसारण का समय दूसरा होगा। दोस्तों, अगर आप यह मानते हैं कि देश के साथ साथ विदेश के लोग भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए है उत्सुक, तो वीडियो कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए जय श्री राम। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अभी और पड़ने वाली है ठंड, 3 डिग्री तक गिरेगा पारा, कई राज्यों में घने कोहरे की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ी है। कोल्ड डे और शीतलहर की मार से लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के राज्यों में ठंड और बढ़ने वाली है। यहाँ न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आने जा रही है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर भारत में अगले 2 दिनों तक घने कोहरे से बहुत घना कोहरा रहने वाला है। उसके बाद कोहरे में कमी आएगी। इसलिए उत्तर भारत में 2 दिनों तक कोल्ड डे से लेकर गंभीर कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। के बाद कोल्ड डे से कुछ राहत के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार और उत्तरी मध्य प्रदेश में आज शीतलहर चलने वाली है। वहीं 22 जनवरी को उत्तर भारत के अन्य राज्यों में शीतलहर की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच है। वहीं मध्य प्रदेश के नौगंग में सबसे कम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश में शीतलहर चलने वाली है, जो स्ट्रीम विंड्स की वजह से उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इससे शीतलहर और कोल्ड डे की कंडीशन में और बढ़ोतरी हुई है। आने वाले दिनों से 4 दिन तक विंड्स के जारी रहने की संभावना बनी हुई है। वहीं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के अगले 5 दिनों तक हल्की बारिश जारी रहेगी। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल में 20 जनवरी को के अगले 2 दिन बाद उत्तर पश्चिम भारत में मौसम में बड़ा बदलाव होने वाला है। 2 दिनों तक तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए तैयार पूरा देश, जम्मू कश्मीर के 6 जिला विकास परिषद के सदस्य लेंगे भाग। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में देश भर के पंचायत प्रतिनिधि विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर से 6 जिला विकास परिषद सदस्य यानी कि DDC समारोह में भाग लेंगे। यह सभी 25 जनवरी को रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के कारण कोई भी पंच सरपंच नहीं है, इसलिए DDC को बुलाया गया है। DDC भी पंचायत राज्य व्यवस्था का ही भाग है। जम्मू कश्मीर में DDC अभी प्रभावी है। इनका 1.5 वर्ष का कार्यकाल शेष है। जम्मू कश्मीर में बुलाए 6 DDC ने 3 कश्मीर प्रांत से और 3 जम्मू प्रांत से है, में 2 महिलाएं और दोनों ही जम्मू से है। जिला विकास परिषद बारामूला के सदस्य मुजफ्फर डारा ने कहा कि हमें 3-4 दिन पहले ही निमंत्रण मिला है। इससे लगता है कि जम्मू कश्मीर में DDC का भी अहमियत है। सरकार को जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के इस स्तंभ का फिक्र है। यह न्योता बताता है कि केंद्र सरकार न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे मुल्क में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए गंभीर है। उन्होंने कहा कि मैं पहली बार दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड को देखने जा रहा हूँ। अगर आप यह मानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लेकर गंभीर है, तो वीडियो खींचे लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास लोकेशन मार्कर का काम करेगा चंद्रयान 3 का लैंडर। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि चंद्रयान 3 लैंडर के एक उपकरण ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लोकेशन मार्कर के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO ने शुक्रवार को बयान में कहा कि चंद्रयान 3 के लैंडर पर लगा लेजर ट्यूशन पॉइंट यानी कि मार्कर के रूप में काम कर रहा है, जो चंद्रमा पर संदर्भ के लिए सटीक रूप से स्थित मार्कर है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर पर लगा नासा का LRA चंद्र सतह पर मार्कर के रूप में काम करना जारी रखेगा, जिससे वर्तमान और भविष्य के चंद्र मिशनों को लाभ
अंतरिक्ष यान की कक्षीय स्थिति के सटीक निर्धारण में सहायता के अलावा चंद्रमा की गतिशीलता, आंतरिक संरचना बारे में भी जानकारी मिल सकेगी। तो अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि भारत जल्द बनेगा अंतरिक्ष के मामले में सुपर पावर, तो वीडियो को लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्राण प्रतिष्ठा से पहले नहीं खोली जा सकती आंख, रामलला की मूर्ति की वायरल फोटो पर मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास सख्त दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि पिछले कुछ घंटों से अयोध्या में श्री राम मंदिर की मूर्ति की तस्वीर काफी वायरल हो रही है। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। इस मूर्ति को अभी खोला नहीं गया है, लेकिन एक तस्वीर बार बार सामने आ रही है और उनके नेत्र खुले हैं। इस पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने अपनी टिप्पणी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि मूर्ति स्थापित हो गई है और उसे अभी खोला नहीं गया। उन्होंने कहा कि रामलला की मूर्ति को कपड़े से ढक दिया गया है। रामलला की आंख से पट्टी हटने और खुली आंखों वाली तस्वीर के सवाल पर सत्येंद्र दास ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले आंखों को खोला नहीं जा सकता। जिस मूर्ति का चयन हो जाता है उस मूर्ति की आंखें बंद कर दी जाती है, उनकी आंखों को ढक दिया जाता है। जो तस्वीर दिखाई, सत्येंद्र दास ने कहा कि ऐसी तस्वीर मिल नहीं सकती है। अगर ऐसी तस्वीर है तो उसकी जांच होगी। ये जांच होगी कि मूर्ति की आंखें किसने खोली और ये तस्वीर कैसे वायरल हो रही है। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि वायरल फोटो की हो जांच, तो वीडियो नीचे लाइक और कमेंट में लिखिए जय श्री राम। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ईरान से तनाव के बीच पाकिस्तान ने अब एक और देश के खिलाफ खोला मोर्चा, बॉर्डर पर बढ़ी टेंशन। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अधिकारी दोनों देश के ट्रांसपोर्टर पर वीजा प्रतिबंधों को लेकर सहमति बनाने में विफल रहे। इस बीच पाकिस्तान ने नई मुसीबत खड़ी। इस संघर्ष के बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच और भी ज्यादा तनाव बढ़ गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान तोरकम सीमा पर पाकिस्तान की ओर से 5000 ट्रकों को रोक दिया गया। पाकिस्तान ने ट्रक ड्राइवरों से वीजा और पासपोर्ट दिखाने के लिए कहा। अगर तालिबान सीमाओं को अवरुद्ध करता है तो इससे पाकिस्तान को भारी आर्थिक नुकसान होगा। नाकाबंदी के कारण तोरखम सीमा पार के दोनों दिनों तक यातायात जाम रहा। इससे पहले अफगान अधिकारियों ने पाकिस्तानी ड्राइवरों को खरलाची में अपने देश में घुसने से रोका, जिसके बाद यहाँ भी व्यापार रुक गया। अफगान ट्रांसपोर्टरों के लिए वीजा प्रतिबंधों में यह छूट की मांग करते हुए तोरखम कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स एसोसिएशन का कहना है कि प्रतिबंधों के कारण व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों को नुकसान हो रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि ज्यादा नुकसान सब्जी निर्यातकों को है, क्योंकि वह एक समय के बाद खराब हो जाएंगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। स्पाइसजेट ने किया बड़ा ऐलान, पटना दरभंगा समेत 8 शहरों में शुरू होगी अयोध्या के लिए फ्लाइट्स। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि कई एयरलाइंस ने भी अयोध्या के लिए अलग अलग शहरों से फ्लाइट्स का ऐलान किया है। अब इस लिस्ट में स्पाइसजेट का नाम भी जुड़ गया है। कंपनी ने शुक्रवार को बड़ी खुशखबरी देते हुए कुल 8 रूटों से उड़ान सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, दरभंगा से अयोध्या के बीच फ्लाइट्स का संचालन होगा। इससे पहले एयरलाइंस ने चेन्नई, मुंबई और बेंगलुरु से सीधी उड़ान सेवा का ऐलान किया था। सभी फ्लाइट्स का संचालन 1 फरवरी 2024 से होगा। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए स्पाइसजेट ने पहले ही दिल्ली से अयोध्या के बीच 21 जनवरी को एक स्पेशल फ्लाइट संचालित करने की घोषणा की थी। राम मंदिर कार्यक्रम में भाग लेने जाने वाले श्रद्धालुओं को 21 जनवरी को स्पाइसजेट का स्पेशल विमान दिल्ली अयोध्या के बीच उड़ान भरेगा। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी अलग अलग शहरों के लिए उड़ान शुरू करने का ऐलान किया। इंडिगो ने दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई से अयोध्या के लिए फ्लाइट संचालित करने का ऐलान किया है। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस ने दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद से अयोध्या के बीच फ्लाइट शुरू करने का ऐलान किया है। और आप भी ऐसा मानते हैं कि फ्लाइट्स की सेवा शुरू होने से अयोध्या में बढ़ेगा टूरिस्ट का जमावड़ा, तो वीडियो कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए जय श्री राम। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बस प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार, फिर यूपी बिहार में धुआंधार प्रचार, बीजेपी का क्लस्टर प्लान। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद भाजपा का चुनावी अभियान जमीन पर आकार लेने लगेगा। पार्टी की क्लस्टर रणनीति पर अमल शुरू हो गया है और जल्द बड़े बड़े नेता के दौरे भी शुरू होंगे। हालांकि पार्टी पहले से ही इससे जुड़े कई कार्यक्रम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी कार्यक्रम में इसी का हिस्सा होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 25 जनवरी को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में और 27 जनवरी को बिहार के बेतिया में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन और रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके भाजपा ने अपनी चुनावी रणनीति को धार देते हुए देश भर में लोकसभा सीटों के 146 क्लस्टर बनाकर की तैयारी शुरू कर दी है। इन सभी क्लस्टर में पार्टी के बड़े नेताओं के दौरे होंगे। पार्टी की कोशिश है कि उसके नेता सभी क्लस्टर में जाकर कम से कम एक कार्यक्रम जरूर करें। प्रधानमंत्री मोदी की 25 जनवरी को बुलंदशहर में होने वाली रैली को भी इसी का हिस्सा जोड़कर देखा जा रहा है।
उस दिन प्रधानमंत्री मोदी कुछ परियोजना के लोकार्पण और अन्य कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा वह ब्रिज क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की एक रैली को भी संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी 2014 और 2019 में चुनावी अभियानों की शुरुआत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही की थी। 2014 में बुलंदशहर जबकि 2019 में मेरठ में सभा की थी। हालांकि पार्टी ने इसे अपने मुख्य चुनाव अभियान की शुरुआत नहीं बताया, लेकिन पार्टी नेताओं का कहना है कि पार्टी चुनाव मूड में है और लगातार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम देश भर में हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी का क्लस्टर प्लान होगा कामयाब, तो वीडियो कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। तो ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी का करते हैं समर्थन, तो वीडियो कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत।